Yes, class, this is our first lecture on history of economics. So today we will do what is the history of economics. ठीक है, हम देखेंगे कि आज इकोनॉमिक्स की हिस्ट्री क्या है. सो स्टूडेंट्स, ये आपको नोट्स के साथ क्लास है, तो आप इसमें अपने नोट्स पे अपनी नोटबुक पे राइट डाउन कर सकते हैं. सो स्टूडेंट्स, देखिए इसमें क्या है. फर्स्ट जो फादर ऑफ इकोनॉमिक्स थे वो एडम स्मिथ थे. ठीक है, जो उनका डेट ऑफ बर्थ था 1723 और जो उनकी डेथ डेट थी वो 1790 थी. ओके, जो फादर ऑफ इकोनॉमिक्स थे वो एडम स्मिथ हैं. ठीक है, और जो इन्होंने डेफिनेशन दी थी ना, इन्होंने फर्स्ट डेफिनेशन दी थी 1776 में. और क्या डेफिनेशन दी थी? एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड द कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन. इन्होंने जो डेफिनेशन दी थी वो वेल्थ के ऊपर दी थी. ओके, और जो मॉडर्न इकोनॉमिक्स की जो स्टार्ट आई थी, जो मॉडर्न इकोनॉमिक्स स्टार्ट हुआ था वो एडम स्मिथ ने ही स्टार्ट किया था. ठीक है, जो हम इकोनॉमिक्स आज रीड करते हैं ना, जो हम आज स्टडी करते हैं इकोनॉमिक्स, वो एडम स्मिथ की देन है. ओके, और इसे मॉडर्न इकोनॉमिक्स कहा जाता है. और बिफोर एडम स्मिथ हिस्ट्री क्या थी इकोनॉमिक्स की, ये तो हम आज का देख लिया कि आज जो इकोनॉमिक्स है वो एडम स्मिथ ने दी और ये इसकी है. तो बिफोर एडम स्मिथ क्या था? आपने चाणक्य का नाम सुना होगा, कौटिल्य. ये जो 350 टू 275 BC इनका जो टाइम था वो था टाइम पीरियड. जो एक जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया थे वो कौन थे? चंद्रगुप्त. जो एम्परर था वो चंद्रगुप्त था. ठीक है, चंद्रगुप्त. और ये क्या थे? फर्स्ट रूलर थे मौर्य एम्पायर के. और उस टाइम पे जो मौर्य एम्पायर के टाइम पे जो रूल करता था, जो आइडियाज़ देता था चंद्रगुप्त को, जो फिलोसफी करता था, जो एडवाइज़र था चंद्रगुप्त मौर्य एम्पायर का, तो वो कौन थे? चाणक्य थे. ठीक है, चाणक्य एक इतने सुपर बेस्ट अर्थशास्त्री माने जाते हैं, इकोनॉमिस्ट, बेस्ट इकोनॉमिक्स चाणक्य, जिन्होंने इकोनॉमिक्स की स्टार्ट किया था. तो इन्होंने एक बुक लिखी अर्थशास्त्र जी ना, इकोनॉमिक्स को हम हिंदी में अर्थशास्त्र कहते हैं ना, तो इन्होंने बुक भी अर्थशास्त्र के नेम से लिखी, जो बुक वर्ल्ड फेमस है, वर्ल्ड फेमस. और वो बुक वर्ल्ड फेमस बुक किसने लिखी है? चाणक्य ने, क्योंकि वो बहुत बेस्ट इकोनॉमिस्ट थे. उसके बाद स्टूडेंट, जो अर्थशास्त्र आने के बाद जो वर्ल्ड का पॉइंट ऑफ व्यू था स्टेटमेंटशिप को लेकर, एंशिएंट इंडिया में जो अर्थशास्त्र ने अपना एक रुतबा बनाया, जो उसकी टेक्निक्स थी, जो उसके स्किल्स थे, वो आज भी 21st सेंचुरी में भी उनको हम यूज़ करते हैं. उन अर्थशास्त्र के ट्रिक्स को यूज़ करते हैं अपनी, जब हमने किसी चीज़ को रूल करना होता है तो हम अर्थशास्त्र के ट्रिक को आज भी यूज़ करते हैं. ओके, तो चाणक्य ने गुप्त एम्पायर की बहुत हेल्प की थी, मौर्य एम्पायर की. ठीक है, चंद्रगुप्त के टाइम पे मौर्य एम्पायर जो था, तो चाणक्य ने बहुत हेल्प किया था उस टाइम पे एम्परर को. और चाणक्य जो स्टूडेंट थे वो तक्षशिला यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट थे. और तक्षशिला यूनिवर्सिटी वर्ल्ड की ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी है, सबसे ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी है तक्षशिला यूनिवर्सिटी, और चाणक्य उस यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट थे. ठीक है, और जो अर्थशास्त्र था ना, वो ट्रांसलेट किया जाता था साइंस ऑफ पॉलिटिक्स एंड मैनेजमेंट के नेम से. ठीक है, उस टाइम पे इकोनॉमिक अलग सब्जेक्ट नहीं होता था, तो साइंस ऑफ पॉलिटिक्स एंड मैनेजमेंट. इस जो बुक में प्रिंसिपल दिए गए थे कि हम कैसे एक किंगडम को रूल कर सकते हैं. अर्थशास्त्र जो बुक थी उसमें हमें एक ब्रीफ दिया गया था कि अगर हमें किसी चीज़ को क्या करना है? रूल करना है, किसी शासन को रूल करना है, तो उस क्या टेक्निक्स होनी चाहिए, क्या हमें करना चाहिए इस चीज़ को रूल करने के लिए. तो अर्थशास्त्र का जो स्कोप है बहुत वाइड है. और एट द टाइम ऑफ चाणक्य पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स होती थी, और इकोनॉमी और पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स दोनों ना एक ही सब्जेक्ट माने जाते थे. लेकिन जब एडम स्मिथ आए तो एडम स्मिथ ने इन दोनों को अलग अलग कंसीडर किया. पॉलिटिकल इकोनॉमिक एक अलग सब्जेक्ट बन गया और इकोनॉमिक्स एक अलग सब्जेक्ट बन गया, जो हमें मॉडर्न इकोनॉमिक्स भी बोलते हैं हम उसको. इसके बाद स्टूडेंट हम कुछ पीरियड्स की बात करेंगे, जो टाइम पीरियड था जिस टाइम पे अलग अलग एक इकोनॉमिक्स की पॉलिसीज़ को फॉलो किया जाता था. सबसे जो 16 टू 18 सेंचुरी जो थी, जो पॉलिसी फॉलो की जाती थी, वो थी मर्केंटलिज्म. इसमें क्या, ये मर्केंटलिज्म क्या होता था कि जो गवर्नमेंट की बात मानी जाती थी, जो स्टेट लेवल पर भी था ना, इकोनॉमिक्स की पहले की थ्योरी है ये, इसमें गवर्नमेंट को तवज्जो दी जाती थी, गवर्नमेंट की बात को माना जाता था. इसका मीनिंग है कि कंट्री की वेल्थ और कंट्री के पास कितना गोल्ड है, कितना सिल्वर है. अगर हमने देखना कि इस कंट्री का क्या लेवल है, इस कंट्री की क्या डेवलप्ड है, ये कंट्री डेवलप्ड है या नहीं है, तो उसको सिर्फ और सिर्फ उसकी क्वांटिटी ऑफ गोल्ड और सिल्वर के बेस पे जज किया जाता था. अगर इसके पास गोल्ड की क्वांटिटी, सिल्वर की क्वालिटी है तो ये डेवलप्ड है, नहीं है तो नहीं माना जाता था. तो ये मर्केंटलिज्म पॉलिसी हुआ करती थी 16 टू 18 सेंचुरी तक. उसके बाद इसमें एक पॉलिसी क्या थी, जो एक्सपोर्ट था उसको प्रमोट किया जाता था कि हम एक्सपोर्ट करेंगे. एक्सपोर्ट से हमें क्या होता है? बेनिफिट होता है ना, इंडिया की इकोनॉमी को एक्सपोर्ट से बेनिफिट होता है.
और इंपोर्ट को रिस्ट्रिक्ट किया जाता था। इंपोर्ट से क्या होता है, इकोनॉमिक को नुकसान होता है। लेकिन अगर हमें आज क्या होता है, आज हम क्या देखते हैं, हम देखते हैं कि हमें एक्सपोर्ट करना है अगर, तो हमें इंपोर्ट भी करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि एक बेस्ट रिलेशनशिप बनाना है हमें दो कंट्रीज़ के अंदर, तो अगर आप एक्सपोर्ट करना चाहते हो तो इंपोर्ट भी आपको करना पड़ेगा। तो एक एक बेस्ट पॉलिसी है ये भी रिलेशनशिप बिल्ड करने के लिए कंट्रीज़ के बीच में। लेकिन जो 16 to 18 सेंचुरी का टाइम था, उस टाइम पे एक्सपोर्ट को प्रमोशन किया जाता था कि एक्सपोर्ट करो, एक्सपोर्ट करो, एक्सपोर्ट करो। इंपोर्ट को रिस्ट्रिक्ट किया जाता था कि इंपोर्ट नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारे टैक्सेस लगा दिए जाते थे, बहुत सारी ड्यूटीज़ लगा दी जाती थी, तो इंपोर्ट्स को रिस्ट्रिक्ट किया जाता था। ओके, इस करके कि ज़्यादा ड्यूटीज़ होंगी, ज़्यादा पे करना पड़ेगा, तो लोग इंपोर्ट करेंगे नहीं, इस तरीके से रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाता था। उसके बाद क्या था, फिजियोक्रेट्स। जो मिडल ऑफ 18 सेंचुरी का टाइम था ना, उस टाइम पे फिजियोक्रेट्स एक टाइम पीरियड आया। ये मानते थे कि स्टेट के कामों में गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस नहीं होनी चाहिए, नेचुरल ऑर्डर होना चाहिए, कि एक जो डिसीजन है वो पॉलिसी जो है वो मार्केट के हाथ में खुद से भी होनी चाहिए। ठीक है, तो ये क्या थी, एक वेल ऑर्गेनाइज्ड इनके पास था कि टूल्स और पॉलिसी सब हमारी चलेंगी, गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस एटलीस्ट स्टेट के कामों में नहीं होना चाहिए। तो इसमें एग्रीकल्चर का क्या था, वैल्यूएशन इन प्रोडक्शन नॉट इन एक्सचेंज। प्रोडक्शन पे दिया जाता था कि प्रोडक्शन करो, प्रोडक्शन करो। ओके, तो एक्सचेंज पे इसमें नहीं दिया जाता था तवज्जो। उसके बाद नेक्स्ट है क्लासिकल आइडियोलॉजी। ये क्लासिकल और नियो क्लासिकल, ये दोनों जो पॉइंट्स है ना, ये आपको बुक में +1 +2 की बुक में भी रीड करने को, और इस पे क्वेश्चंस भी पुट किए जाते हैं अगर आपने कोई कम्पिटिटिव एग्जाम्स देने हैं तो क्लासिकल आइडियोलॉजी क्या थी, 1776 में आई, और ये इन महान इकोनॉमिक्स ने दी, एडम स्मिथ, रिकार्डो, J.S. मिल, मैल्थस एक्सेट्रा, इन महान इकोनॉमिक्स ने इस आइडियोलॉजी को दिया। ये भी ये मानते थे कि गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए, एटलीस्ट स्टेट की एक्टिविटीज़ में तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ठीक है, और नियो क्लासिकल आइडियोलॉजी क्या थी, अल्फ्रेड मार्शल, पिगू और कोटनोट ने दी थी। इन सभी इकोनॉमिक्स ने मिलकर नियो क्लासिकल आइडियोलॉजी को दिया। नियो, जब हम इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, माइक्रो एंड मैक्रो, जो मैक्रो इकोनॉमिक है ना, वो क्या है, नियो क्लासिकल आइडियोलॉजी के बेस्ड पे बनाई गई है मैक्रो इकोनॉमिक्स। ओके, नियो क्लासिकल इकोनॉमिक्स में हुई थी इसकी ठीक है, नियो क्लासिकल इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स इसी नियो क्लासिकल आइडियोलॉजी के टाइम पे आई थी। ओके, तो इसमें क्या है, किन्सियन आइडियोलॉजी। उसके बाद ड्यूरिंग 1930 के टाइम, 1930 के टाइम किन्सियन आइडियोलॉजी आई। इसने एक बुक भी लिखी, जर्नल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी, था 1936। इस टाइम कंट्री में ना बहुत रिसेशन चल रहा था, मंदी, क्योंकि इसमें क्या, इस टाइम पे क्या चल रहा था, इस टाइम पे चल रहा था इस टाइम पे एक फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ था। ठीक है, तो एक बिल्कुल रिसेशन, मंदी चल रही थी। और किन्सियन बुक में क्लासिकल इकोनॉमी को बहुत क्रिटिसाइज़ किया था कि क्लासिकल इकोनॉमी नहीं फॉलो होनी चाहिए मार्केट के अंदर। तो इसके बाद किन्सियन आइडियोलॉजी के बाद जितनी भी पॉलिसीज़ बनी ना, हम उसको पोस्ट किन्सियन आइडियोलॉजी मानते हैं। और ये आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जितनी भी पॉलिसीज़ बनी हैं, आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जितनी भी पॉलिसीज़ बनी हैं, उसको हम पोस्ट किन्सियन आइडियोलॉजी बोलते हैं। ओके, तो अभी तक ये पोस्ट किन्सियन आइडियोलॉजी चल रही है। वर्ल्ड वॉर 1 कब हुआ था हमारा, 1914 to 1918 तक हुआ था। और वर्ल्ड वॉर 2 कब हुआ था, 1939 to 1945 हुआ था। तो स्टूडेंट, ये थोड़ा सा ब्रीफ है, ये कंक्लूजन है। क्लासिकल इकोनॉमिक्स कब था, नियो क्लासिकल, किन्सियन थ्योरी और न्यू क्लासिकल थ्योरी। ठीक है, तो स्टूडेंट, ये आपके नोट्स हैं हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक्स के। मैं थोड़ा थोड़ा पोज करके आपको दिखा देती हूँ, नहीं तो अगर आप ये नोट्स आपको राइट करने हो तो आप वीडियो को पोज करके भी देख सकते हैं। ओके क्लास, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।